हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं नागराज की एक शानदार कॉमिक्स इच्छाधारी चोर। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। आपका सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट, शेयर ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स इच्छाधारी चोर। ये देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, त्रिशंकु और नागराज। इच्छाधारी चोर। अब मुझको सिर्फ तेरी इच्छाधारी शक्ति लेनी है नागराज, इसके बाद मैं ब्रह्मा बन जाऊंगा। रूप बदल सकने वाली शक्ति, इच्छाधारी शक्ति की मदद से ही मैं एक नई सृष्टि की रचना करूंगा और साथ ही साथ देवताओं से बदला भी लूंगा। जो इच्छाधारी शक्ति तेरे पास है वह नागों से चुराई गई इच्छाधारी शक्ति है। तू एक साधारण चोर बनकर रह गया त्रिशंकु, और चोरों को दंड देना नागराज को बखूबी आता है। त्रिशंकु हमारे पुराणों का वह पात्र जो धरती और स्वर्ग के बीच में लटका रह गया था, और कुछ लोगों का मानना है कि वह आज भी इसी स्थिति में लटका हुआ है। और शायद ये सच भी है। हाँ, शायद इस दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर होती तो मुझे कोई ऐसा धोखा ना मिलता। मुझे धोखा देने वाले इंद्र और विश्वामित्र दोनों ही आज भी कहीं ना कहीं मज़े उड़ा रहे होंगे। अगर भगवान है तो वह मुझको इन धोखेबाजों से बदला लेने की शक्ति दे। अभी दे, तुरंत दे। अरे ये कैसी अनोखी ऊर्जा है जो मुझ तक पहुंच रही है। इतने युगों तक हवा में लटके रहने के दौरान मैंने कई तरह की ऊर्जाओं का अनुभव किया है, लेकिन ये तो कुछ अलग ही ऊर्जा है। इसको जरूर ईश्वर ने सीधा मेरे पास भेजा है। मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर है ये ऊर्जा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। से पहले मुझे धन्यवाद दो और फिर मुझे बताओ कि तुम कौन हो। त्रिशंकु हूँ, कई युगों से यहीं पर लुटका हूँ। जो ना तो मुझे देवता स्वर्गलोक जाने देते हैं और ना ही ऋषि विश्वामित्र की तप शक्ति मुझे धरती पर उतरने देती है। लेकिन आज पहली बार मुझको अपने शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। परंतु तुम कौन हो? तुम मुझको दिखाई क्यों पड़ रहे हो? दिखाई पड़ने की कोशिश में ही मेरा ये हाल हो गया है। तुमको अद्भुत शक्ति देने वाली ये ऊर्जा ही अब मेरा शरीर बन चुकी है, और मैं इस ऊर्जा इच्छाधारी शक्ति से बना एक प्राणी बनकर रह गया हूँ। मुझे तो अपना असली नाम तक याद नहीं। मुझे सीथ्रू कहा जाता है था, यानी कांच की तरह आर पार दिखने वाला प्राणी। पृथ्वी पर एक इच्छाधारी मानव नागराज की इच्छाधारी शक्ति को मैंने कुछ ज़्यादा ही मात्रा में खींच लिया था, इसलिए ठोस रूप लेता मेरा शरीर फट गया था। कई सालों तक हवा में बिखरते रहने के बाद मैं किसी तरह यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, किसी मानव से मिला हूँ। मेरे शरीर में पाने में मेरी मदद करो त्रिशंकु। मुझे इच्छाधारी शक्ति चाहिए और तुमको शरीर। हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं सीथ्रू। तुमको मेरे शरीर को अपना समझकर सीथ्रू, और तुम मेरे शरीर को अपना शरीर समझो और मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ। अभी लो त्रिशंकु। हाँ, अद्भुत शक्ति मिल गई है मुझको। अब मैं देवताओं को भी चुनौती देने की शक्ति रखता हूँ। इन बादलों में चमकती बिजलियों में से एक ऐसा हथियार बनाऊंगा जो इंद्र के वज्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा। और जब मैं इस अस्त्र से स्वर्ग का द्वार खोलकर अंदर प्रवेश करूंगा तो देवता भी मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। बन गया मेरा अद्भुत अस्त्र, तड़ता अस्त्र। इससे निकलती ऊर्जा स्वर्ग के द्वार को प्रकट करके खोलने पर मजबूर कर देगी। अरे स्वर्ग का द्वार तो हल्का हल्का नजर आ रहा है, लेकिन तड़ता अस्त्र की ऊर्जा इसको खोल नहीं पा रही। मैं भी इच्छाधारी शक्ति से स्वर्ग के द्वार को शून्य में बदल देता हूँ। त्रिशंकु स्वर्ग का द्वार खोलने का प्रयास में पसीने पसीने हो गया, लेकिन द्वार नहीं खुल सका। ओफ, व्यर्थ हो गया मेरा प्रयास। यह अद्भुत इच्छाधारी शक्ति भी मेरे काम नहीं आई। मैं हार गया त्रिशंकु। नहीं त्रिशंकु, हार मत मानो। ये द्वार खुलेगा, अवश्य खुलेगा। हमको बस और इच्छाधारी शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन और इच्छाधारी शक्ति हमको मिलेगी कहाँ पर? धरती पर। यहाँ ढेरों इच्छाधारी शक्ति रखने वाले नाग मौजूद हैं, परंतु मैं धरती पर नहीं जा सकता। विश्वामित्र की तप शक्ति मुझको ऐसा नहीं करने देगी। तप शक्ति अब तुमको नहीं रोकेगी त्रिशंकु, क्योंकि अब तुमने अपना शरीर मुझको दे दिया है और मैं धरती पर जा सकता हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है। कोशिश करके देखने में कोई नुकसान नहीं है। चलो हम धरती पर चलते हैं। एक भयानक खतरा उस धरती की तरफ रवाना हो गया था जहाँ पर पहले से ही खतरों की कोई कमी नहीं थी। तेरा ट्रैकिंग करते हुए अमरनाथ जाने का आइडिया खतरनाक होता जा रहा है सागर। हम आतंकवादियों के एरिया में आ गए हैं। अगर किसी को पता चलेगा कि तू कौन है तो मुसीबत आ जाएगी। रिलैक्स यार, सिक्योरिटी वालों को के पहरे की कैद से तंग आ गया था। और रही मैं कौन हूँ यह जानने की बात, ये तो पहले ही मेरे घर वाले भी नहीं जानते थे। इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ मुझे कौन जानेगा? तुझे हम जानते हैं। बहुत दिनों से हमारी तुझ पर नज़र रखे हुए थे, लेकिन हमको यह नहीं पता था कि तू खुद ही यहाँ पर आकर हमारी झोली में टपक पड़ेगा।
अमा सागर तुरंत स्थिति गंभीरता को समझ गया। फ्रेंड्स ड्रॉप, नीचे गिरो, ये हम पर गोलियां नहीं चलाएंगे क्योंकि ये मुझको जिंदा पकड़ना चाहते हैं। अगर मैं इन शैतानों के हाथ लग गया तो पूरे देश के लिए खतरा पैदा हो जाएगा और यह सब मेरी सिक्योरिटी की तोड़ने की नादानी के कारण हुआ है। कुछ ही पलों बाद तीनों हाइकर आतंकवादियों की नज़रों से दूर हो चुके थे। रस्सियाँ काटो फ्रेंड्स और बैग से स्कीज निकालो, हम स्कीइंग करते हुए इन कमीनों के चंगुल से बच निकलेंगे। लेकिन वह दूरी भी आतंकवादियों को हाइकरों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह दूरी भी आतंकवादियों के चंगुल से बच निकलने के लिए नाफाकी थी। ओ गॉड, बर्फ़ के अंदर से ये क्या निकल रहा है? मुझे एलओसी कहते हैं। अपने इन दोस्तों को जिनको तुम आतंकवादी कहते हो सीमा के पार पहुंचाना मेरा काम है और बदले में मुझको मिलते हैं खाए पिए हट्टे कट्टे हिंदुस्तानी सैनिकों का मांस। सीमा के इस भाग में से तो मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी ना इस पार जा सकता है ना उस पार आ सकता है। तुम्हारा नर्म मांस देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, पर क्या करूं, मेरे दोस्तों ने मुझे खाने से सख्त मना किया है। कहा है कि तुम्हारे बदले में मुझे पूरा हिंदुस्तान खाने को मिलेगा। हिंदुस्तान को पचाना इतना आसान काम नहीं था। डैम इट, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सिक्योरिटी वालों के रहते भला वह गायब कैसे हो सकता है। गलती तो हुई है सर, लेकिन वे हमसे यह झूठ बोल कर गए कि बगल की दुकान से फूल लेकर आ रहे हैं। न जाने ये बच्चा कब सुधरेगा। आप तुरंत पता लगाइए इस वक्त वह कहाँ पर हो सकता है। पता लगा रहे हैं सर, जल्दी आपका नाती का पता चल जाएगा। सर क्या हुआ पिए है? तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? क्या पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम छोड़ने का ऐलान कर दिया है? एटम बम जैसी बुरी खबर है सर। अभी अभी लश्कर तैयबा से ये पैकेट आया है और इसमें 2 फोटोग्राफ्स हैं। एक तो आपके नाती सागर आतंकवादियों को गिरफ्त में दिखाया गया है और दूसरे उन 3 सरगना के चेहरे हैं जो हिंदुस्तान की जेलों में बंद हैं। मैसेज साफ है यार, आतंकवादी सागर के बदले इन राक्षसों की रिहाई चाहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? सब जानते हैं कि आपका नाती सागर आपके जिगर का टुकड़ा है। हर बच्चा अपने परिवार वालों के जिगर का टुकड़ा होता है मेजर। हम सैकड़ों बिना बेगुनाहों का कत्ल करने वाले इन 3 दरिंदों को सिर्फ इसलिए छोड़ दें क्योंकि उनके साथियों ने प्रधानमंत्री के नाती का अपहरण किया है? क्या यही निर्णय आप तब भी लेते अगर आतंकवादियों ने किसी गरीब के बच्चे का अपहरण किया होता? शायद नहीं सर, लेकिन उसका कारण यह नहीं होता कि बच्चा गरीब का है या प्रधानमंत्री का है। आपके नाती को अगवा करके मुट्ठी भर आतंकवादियों ने इस देश का प्रतिनिधित्व करने वाले को चुनौती दी है। इस देश के हर नागरिक को ललकारा है, हमारे पूरे सिस्टम को नकारा दिखाने की कोशिश की है और इस हरकत का जवाब देकर हमको ये साबित करना है कि हिंदुस्तान ये चट्टान है जिसको आतंकवाद की लहरों के थपेड़े हिला नहीं सकते। तुम्हारे तर्क में दम है मेजर, सागर को छुड़ाना होगा, लेकिन हम उन शैतानों को छोड़ भी तो नहीं सकते। फिर क्या करें हम? इस स्थिति से सिर्फ एक ही शख्स निपट सकता है, वह जिसकी परछाई तक देखते ही आतंकवादी गिड़गिड़ाने लगता है। नागराज हो, यस, उसको तुरंत बुलाओ। नागराज ने दिल्ली पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया, लेकिन उसकी राय सबको चौंकाने वाली थी। मेरे विचार से तीनों सरगना आतंकवादियों को रिहा कर देना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो नागराज? आतंकवाद का दुश्मन होकर ऐसे ला दे रहे हो? अगर सागर मर गया तो पूरा देश का सर शर्म से झुक जाएगा। हम उन 3 आतंकवादियों को हम दोबारा भी पकड़ सकते हैं। अब हमको आतंकवादियों के निर्देशों का इंतज़ार करना चाहिए। निर्देश आ चुके हैं नागराज, ये लेन देन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यानी एलओसी पर होगा। हमारा पुलिस या सेना उस वक्त एलओसी से कम 1 किलोमीटर दूर रहेगी। इस तरह से तीनों आतंकवादी सरगना आराम से सीमा पार कर जाएंगे और हम फिर उन पर हाथ तो क्या नज़र भी नहीं डाल पाएंगे, पर हमको ऐसा करना ही होगा। ठीक है, आतंकवादियों के निर्देशों के अनुसार अब मीडिया वाले हमारी खाल उधेड़ देंगे। प्रधानमंत्री का डर सही था। सरकार ने आखिरकार आतंकवादियों की मांग के आगे घुटने टेक ही डाले। मज़े की बात तो यह है कि सरकार ने आतंकवादियों से कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की। इसका कारण तो सरकार शायद भविष्य में बताए, लेकिन फ़िलहाल तो हम आपके सामने तो आतंकवादियों सरगनाओं को जेल से रिहा करके एलओसी की तरफ ले जाया जा रहा है। वहाँ का हाल हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वहाँ पर हम तो क्या सेना तक को जाने से मना किया है क्योंकि ऐसा अपहर्ताओं का निर्देश है। ओफ, सारे देश में हमारी थू हो रही है। हमको कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए था, कोई और रास्ता निकालना चाहिए था। धीरे रखिए, नागराज ने सलाह कुछ सोच समझ कर ही दी होगी। एलओसी पर आ गए, तीनों कमांडर आ गए। हिंदुस्तानी सरकार ने तो बड़े जल्दी घुटने टेक दिए। कहीं इनमें कोई चाल तो नहीं है? लगता तो नहीं है। तीनों कमांडरों को तो मैं साफ साफ पहचान रहा हूँ, उनके साथ कोई और आता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा। ये नदी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की पहचान है। इस पार हिंदुस्तानी कब्जा है, उस पार पाकिस्तानी कब्जा, पर यह पुल तो नो मैंस जोन है। यहाँ से मैं आगे नहीं जा सकता। और उधर से तीनों बंदर किधर आएंगे और इधर से तीनों आतंकवादी सरगना उधर जाएंगे। इस हाथ ले और साथ दे, हमें मंजूर है, लेकिन याद रखना कोई चाल चली तो तीनों की लाशें नदी में बह रही होंगी। ऐसा नहीं होगा, लेन देन इतनी आसानी से हो जाएगा, इसकी उम्मीद आतंकवादियों ने कतई नहीं की थी।
खुशामदीद, खुशामदीद। पाकिस्तान में आपका खैर मकदम करके मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है। पाकिस्तान में, लेकिन हम तो कश्मीर में खड़े हैं और कश्मीर तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये आप क्या कह रहे हैं कमांडर? गुलाम कश्मीर तो हमारा है। हिंदुस्तान की जेल में रहकर आपकी बोली भी बदल गई है क्या? सिर्फ बोली ही नहीं खान भाई, इसकी तो शक्ल भी बदल रही है। वह इसलिए कि हम आतंकवादियों के सरगना नहीं हैं, वो तो अभी भी जेलों में बंद हैं। हम नागराज के शरीर में वास करने वाले इच्छाधारी नाग हैं, जिन्होंने अब तक इच्छाधारी शक्ति की मदद से तीनों आतंकवादी सरगनाओं का रूप धर रखा था। और इसी वक्त पृथ्वीलोक के वातावरण में त्रिशंकु, मुझे इच्छाधारी शक्ति का आभास हो रहा है। लगता है हमारे इच्छाधारी शक्ति प्राप्त करने वाले अभियान का श्रीगणेश हो गया है। उधर चलो। तीनों आतंकवादी अब नागों के चंगुल में थे। तुम शैतानों का खेल खत्म हो गया। अब तुम सब भी अपने कमांडरों के साथ जेल में ही दिन गुजारोगे। लेकिन बेहोश होते थे आतंकवादियों ने उस खतरे को आवाज़ दी थी जिसका नाम था LOC। अगले ही पल इच्छाधारी सर्पों ने अपने आसपास एक घातक शिकंजे मौजूद पाया। ये कैसा अजीब शिकंजा है जो बर्फ़ के अंदर प्रकट हो रहा है। शिकंजा बहुत मजबूत है, मेरी हड्डियाँ कड़कड़ा रही हैं। तुम तीनों धोखेबाजों को इस धोखे की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। LOC तुम सबकी जान की को ज़िंदगी की सीमा रेखा के उस पार भेज देगा, खाएगा तुमको। देखो ना, हाँ, मेरा पेट भूख से कैसे पिचक गया है। मौत का दूत नाव के करीब था, लेकिन ज़िंदगी का फरिश्ता भी ज़्यादा दूर नहीं था। ये कैसी विचित्र सर्प है जिसकी दुम तक के वार ने मुझको विचलित करने की शक्ति है। तड़, यह विचित्र सर्प नागराज का इच्छाधारी रूप है। अब तुम तीनों इच्छाधारी सर्पों का काम खत्म हो गया। अब तुम तीनों सर्पों में बदलकर मेरे शरीर में समा जाओ। तीनों सर्पों का रूप बदलते ही इच्छाधारी शक्ति वातावरण में फैलने लगी और उसको सोखने का प्रयास भी शुरू हो गया। इच्छाधारी शक्ति वातावरण में फैल रही है। खींच लो इसको त्रिशंकु, अपनी शक्ति बढ़ाओ। अभी लो सीतरू, लेकिन इसको सोखने के बाद हम इस शक्ति के स्रोत तक चलेंगे ताकि हमको और इच्छाधारी शक्ति मिल सके। असर लगभग तुरंत ही सामने आया। क्या बात है, तुम लोग नागरूप में आने के बाद भी मेरे शरीर में प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो एकदम निस्तेज हो गए हैं। नागों का स्पर्श करती असलियत सामने आ गई। ओहो, इनके अंदर से तो इच्छाधारी शक्ति एकदम खत्म हो गई। ऐसा होने से तो सैकड़ों वर्ष की आयु में ये सांप एकाएक अशक्त हो गए हैं। और ऐसा क्या हुआ जो इनकी एकाएक इच्छाधारी शक्ति कहाँ चली गई? अब तेरा भी यही हाल होगा नागराज। तू अशक्त होकर यहीं पर पड़ा पड़ा दम तोड़ेगा। ये बर्फ़ में रहने के कारण इसका शरीर बर्फ़ जैसा कठोर है और इसके वार भी उतने ज़्यादा जोरदार हैं। इससे बड़ी दिक्कत यह है कि वार करने के लिए इसके पास 6 आते हैं और मेरे पास सिर्फ 2। धड़ाक! LOC के उस वार ने नागराज को हवा में उछाल दिया और ढलान में लुढ़कता नागराज का शरीर कई किलोमीटर गहरी खाई के ऊपर लटक गया। बाल बाल बचा, लेकिन कब तक बचा रहूँगा? इसकी एक ही ठोकर मुझे खाई में गिरा देगी। इस स्थिति से बचने के लिए मैं इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करने का खतरा मोल नहीं ले सका। मैं देख चुका हूँ यहाँ पर इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करने में खतरा है। अब तू मर नागराज, मेरा समय खराब मत कर। त्रिशंकु ने इच्छाधारी शक्ति के स्रोत को ढूंढ लिया था। ये तो नागराज है, वही जिसकी शक्ति सोखने के चक्कर में मैं फट पड़ा था। इसमें काफ़ी इच्छाधारी शक्ति तो इसकी विलुप्त हो गई थी, लेकिन अभी भी इसके बाद पर्याप्त इच्छाधारी शक्ति है। तब तो हम इंतजार करेंगे सीथरू, क्योंकि इस स्थिति से बचने के लिए इसको इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा। नागराज बचने का रास्ता तलाश कर रहा था। नाग रस्सी का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि नाग ठंड सहन नहीं कर पाएंगे और वह रस्सी टूट जाएगी। और उसमें खाई में बचने का एक ही रास्ता है। आखिर मेरी सतह पर चिपकने की शक्ति किस काम आएगी? चट्टानी सतह पर चिपकता हुआ नागराज ऊपर बढ़ता चला गया और नागराज किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगा। लेकिन इस कला में महारत सिर्फ नागराज को ही हासिल नहीं थी, LOC भी इस कला में माहिर था। तू क्या समझता है चट्टानों पर चिपकना सिर्फ तुझे ही आता है? LOC की भुजाएं भी ये करतब जानती हैं। तड़ाक! ऐसा है तो देखते हैं कि चट्टानों पर से पहले पकड़ किसकी ढीली होती है। अद्भुत लड़ाई थी यह। दोनों के शरीर हवा में झूल गए और एक हल्की सी चूक किसी को भी मौत की खाई में ढकेल सकती थी। ये चट्टानों पर पकड़ बनाए रखने के लिए अपने हाथों का बारी बारी से इस्तेमाल कर रहा है, जबकि मैं अपना हाथ नहीं हटा सकता। और इसको पकड़ हटाने के लिए मुझे धसक सर्पों का सहारा लेना पड़ेगा। धसक सर्पों ने उस चट्टान को चूर चूर कर दिया और LOC की पकड़ बनी हुई थी।
ओहो, इसने तो मकड़े की तरह बाकी हाथों को चट्टानों से पकड़ लिया और गिरने से बच गया है। और धसक सर्पों का वार भी इसके हाथों पकड़ना होगा। शायद बर्फ़ में रहने के कारण एलओसी गर्मी का आदी ना हो। धसक सर्पों का एलओसी पर असर होने लगा। आहा, ये अजीब सर गर्मी पैदा करके मेरी खाल में दरारें डाल रहे हैं। बड़ाम, इसकी पकड़ ढीली हो रही है, जल्दी नीचे आ गिरेगा। लेकिन हार का आभास होते ही एलओसी ने अपनी चाल को बदल दिया। अब मैं ऐसी जगह से वार करूंगा जहां पर तेरा पटाखा सर मुझ तक ना पहुंच पाए। मैं तो नीचे नहीं गिर सकता, पर तू जरूर गिरेगा। तेजी से ऊपर चढ़ता हुआ एलओसी जल्दी ही नागराज की आंखों से ओझल हो गया और फिर नागराज के आसपास की चट्टानें चटकने लगीं। कड़ाक। ओहो, ये चट्टानें तोड़कर मुझे गिराना चाहता है, पर बगैर देखे मैं इस पर वार नहीं कर सकता। अगर मुझे नीचे गिरने से बचना है तो मुझे इसको नीचे गिराना ही पड़ेगा। पर कैसे? ओहो, ये बर्फ़ से ढकी चोटी मेरी मदद कर सकती है। नागफनी सर, तुमको इस चोटी तक जल्दी से जल्दी पहुंचकर उसको धसक सर्पों से पाट देना है। जाओ। नागराज ने जो भी योजना बना रहा था उसका जल्दी से जल्दी पूरा होना जरूरी था, क्योंकि नागराज के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं था। ओहो, चट्टानें टूट रही हैं। पकड़ बनाए रखने की स्थान तेजी से ख़त्म होते जा रहे हैं। ओफ, इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग कर नागराज, इसको सोखने दे अपनी इच्छाधारी शक्ति को मुझे, वरना तू गिरकर मर जाएगा और तेरे साथ साथ तेरी इच्छाधारी शक्ति भी खत्म हो जाएगी। नागराज का मरना लगभग तैयार लग रहा था, क्योंकि हवा में इस वक्त सिर्फ एक ही शख्स लटका हुआ था, नागराज। सतह पर खड़े एलओसी गिरने की संभावना तो लगभग शून्य थी, या शायद नहीं थी। ये क्या? बड़ाम बड़ाम। उफ, बर्फीले पहाड़ का विस्फोट हो गया और बर्फ़ का भारी ढेर तेज गति से मेरी तरफ बढ़ रहा है। क्या करूं? मेरे लिए भागने की जगह तक नहीं है। पर यह हुआ कैसे? ये कमाल में सर्प का है जिन्होंने बर्फ़ के अंदर घुसकर विस्फोट किया है। अब मेरा चट्टानों का लटकना काम आएगा। बर्फ़ का तूफान मुझे बगैर नुकसान पहुंचाए ऊपर निकल जाएगा। और बर्फ़ के तेज़ी से फिसलते ढेर ने एलओसी को तूफान से सूखे पत्ते की तरह उड़ा दिया। और एलओसी का शरीर कई किलोमीटर गहरी खाई में चट्टानों की तरफ रवाना हो गया। खत्म हो गया एलओसी। अब मुझे अपने सर्पों द्वारा इच्छा शक्ति खोने का कारण का पता करना होगा। कारण पास में ही था, लेकिन नागराज की नज़रों से दूर भी था। ये क्या किया तूने नागराज? इच्छा शक्ति का प्रयोग तक नहीं किया। अब क्या होगा? हमको इतनी सी इच्छा शक्ति से संतोष करना पड़ेगा शत्रु? इसकी आवश्यकता नहीं है त्रिशंकु। पृथ्वी पर इच्छाई शक्ति को धारण करने वाले सर्पों की भरमार है, और नागराज के शरीर में वास करने वाले 3 इच्छाई सर्पों की शक्ति खींचने के बाद मुझे उस स्थान का पता चल गया जहाँ पर शक्ति का भंडार है। बस यहाँ से फटाफट निकल लो। कहीं नागराज को हमारे यहाँ पर होने का आभास हो गया तो जितनी इच्छाई शक्ति इकट्ठी है वो भी जाती रहेगी। नागराज को आभास हो गया था नागों के शरीर से इच्छाई शक्ति गायब होकर कहीं और गई है, क्योंकि मुझको वातावरण बिखरी हुई उस इच्छाई शक्ति का आभास हो रहा है जो बच गई है। ज़रूर कोई गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। नागराज ज़रूर चिंतित था, लेकिन पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था। कमाल कर दिया नागराज, तुमने आतंकवादियों के गाल पर ऐसा करारा तमाचा मारा कि हम भी आज तक नहीं मार पाए। जब तक तुम्हारे जैसे देशभक्त मौजूद हैं इस देश पर कोई आँच भी नहीं आ सकती। ये कमाल मेरा नहीं बल्कि उस सारी शक्ति का है जो नागों को देवों से आशीर्वाद स्वरूप मिली है। इच्छाधारी शक्ति जल्दी ही नागों के लिए वरदान की बजाय शाप सिद्ध होने वाली थी, दुनिया के लिए भी। ये हम कहाँ गए सीथ्रू? इस उजाड़ विमान में इच्छाधारी शक्ति कहाँ मिलेगी? ये इच्छाधारी नागों का गुप्त निवास है त्रिशंकु। इस द्वीप को नागद्वीप कहते हैं। यही वो स्थान है जिसका पता मुझको इच्छाधारी शक्ति खींचते वक्त पता लगा था। ओहो, यहाँ तो ढेर सारे सर्प हैं। हमको काम चुपचाप तरीके से शुरू करना होगा, वरना इस अभियान में हमारा अभियान विफल हो जाएगा। और मुख्य समस्या यह है कि सर्पों का रूप बदलने पर ही हम ये शक्ति ग्रहण कर सकते हैं। भला हम सांपों को ऐसा करने के लिए मजबूर कैसे करेंगे? उसके ढेरों तरीके हैं मेरे पास। सबसे पहले तरीका नंबर 1 आजमाते हैं। इच्छाधारी शक्ति की मदद से मैं एक नाग कन्या का रूप धारण करके उस सुंदर नाग कन्या को देखकर नागद्वीप के पहनियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम कौन हो नाग सुंदरी? पहले तो तुमको इस नागद्वीप पर कभी नहीं देखा। मैं पाताल के नागराजा तक्षक की पुत्री हूँ। उसके लिए अपने लिए एक सुयोग वर्ग की तलाश में पूरी करने के लिए भटक रही हूँ। किसी सजीले सर्प जवान की तलाश है मुझे, जिससे मैं विवाह करूँगी। वह मुझको पाने के साथ साथ पाताल लोक का सर्प राज्य भी पाएगा। तो मुझसे विवाह कर लो नाग सुंदरी। देखो कितना गठीला शरीर है मेरा, और बहादुर तो मैं हूँ कि नागों में पूरे नागद्वीप की सुरक्षा मुझ पर छोड़ रखी है। आहा तड़ाक। चुप रहे झूठे, मुख्य प्रहरी तो मैं हूँ। तू तो मेरे नीचे काम करता है। और रही बात बदन की, तो तुझसे ज़्यादा कसरत तो मैं करता हूँ।
मुझसे विवाह कर लो सुंदरी, मैं भी पंडित है और मालाएं लेकर आता हूँ। मुझे तो तुम दोनों ही सुंदर लग रहे हो, पर तुम अभी मानव रूप में हो। नाग रूप में आओ तो मुझे निर्णय लेने में आसानी होगी। अभी लो, इसमें क्या है? मेरा नाग रूप जरा ध्यान से देखना सुंदरी, और मुझको ही चुनना। अब तुम्हारे संबंधी तुम्हारी हड्डियों को चुनेंगे मूर्खों, क्योंकि मैं इच्छा ही शक्ति चूज कर तुमको मरे के बराबर कर दूंगी। अब हम क्या करेंगे सीतरू? पता नहीं दूसरे नागों पे चाल चले न चले। अब और इच्छा शक्ति पाने के लिए थोड़ी इच्छा शक्ति खर्च करनी पड़ेगी त्रिशंकु। नागद्वीपवासियों के अधिकतर घर उस पहाड़ी के नीचे बसे हैं, और उस पहाड़ी पर इच्छा शक्ति का वार करो, फिर देखो मजा। इच्छा शक्ति के वार ने चट्टानों के बंधन ढीले कर दिए और चट्टानें नागद्वीप पर बरस पड़ी। ये क्या हो रहा है? बगैर किसी भूकंप के चट्टानें नीचे क्यों गिर रही हैं? ये बाद में सोचना, पहले हमको इन चट्टानों से बचना है, और बचने का एक ही रास्ता है, सर्प रूप में बदलकर बाम्बियों में घुस जाना। नागद्वीप के वासी इच्छाई नाग तेजी से नाग रूप में बदलने तो लगे, लेकिन कुछ ही भाग्यशाली नाग जमीन के नीचे बाम्बियों में घुस पाए, क्योंकि इच्छाई शक्ति खिंच जाने के कारण कई नागों में बाम्बियों में घुसने की शक्ति भी नहीं बची थी, और जो बाम्बी में घुस गए थे उनमें बाहर निकलने की शक्ति नहीं बची थी। नागद्वीप देखते ही देखते वीरान नजर आने लगा, लेकिन त्रिशंकु और सीथ्रू इच्छाई शक्ति का अथाह भंडार मिल चुका था। तुम्हारा शरीर भी कमाल का है त्रिशंकु, मैं तो इससे आधी इच्छाई शक्ति सोख कर ही फट गया था। अभी तो मेरा शरीर इससे दुगनी इच्छाई शक्ति सोख सकता है सीथ्रू। ये क्या हो रहा है नागद्वीप में? मुझे आभास हो रहा है कि यह मुसीबत प्राकृतिक नहीं है, बल्कि किसी दुष्ट का षड्यंत्र है, और वह कारण यहाँ पर है। तू है इस विनाश का कारण। बता कौन है तू, और ऐसा तूने किस कारण से किया, और उसके बाद मैं तुझे दंड दूंगा। कालदूत? तू तो कालदूत है। मुझको उम्मीद नहीं थी कि मेरी तुझसे यहाँ पर भेंट होगी। तू मुझको जानता है, लेकिन मैं तुझको पहचान नहीं पा रहा हूँ। कौन है तू? मेरी तुझसे मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? तुझे याद कैसे रहेगा कालदूत? इस बात को तो सदियाँ गुजर गईं। अब मुझको समझ में आ गया इच्छाई शक्ति का राज। जो शक्ति मेरे लिए एक नई सृष्टि बनाने में काम आनी थी, वह तुझको दे दी गई। पहचान मुझे, विश्वामित्र के शिष्य कालदूत। मैं त्रिशंकु हूँ, त्रिशंकु, जिसको आज तक का सबसे बड़ा धोखा दिया गया है। त्रिशंकु, तू धरती पर कैसे आ गया? गुरु विश्वामित्र की तप शक्ति ने तुझको यहाँ पर आने से रोका क्यों नहीं? क्योंकि मुझे तुझसे अपना हक छीनना था। मुझे पूरी इच्छा शक्ति वापस चाहिए कालदूत। मरना नहीं चाहता तो दे दे मुझको अपनी इच्छा शक्ति। और अपने अनुयायियों नागों से भी ऐसा ही करने को कहे। मुनि और विश्वामित्र ने तेरे काले रातों को भाग गए थे, इसलिए उन्होंने तुझको शून्य में लटकता छोड़ दिया था। तू यहाँ पर चाहे जैसे भी आया हो, लेकिन तुझको मैं उसी शून्य में वापस भेज कर रहूँगा जहाँ पर तू अभी भी लटका हुआ है। एक महाभयंकर युद्ध शुरू होने वाला था, और ये युद्ध हर उस जीव के भविष्य का निर्णय करने वाला था जिसमें इच्छाई शक्ति थी, और इसमें नागराज भी शामिल था। कुछ समझ में नहीं आ रहा दादा बेचारे, इच्छाई शक्ति को कोई चुरा रहा है, और कुछ पता नहीं वह चोर प्राणी कौन है, और वह इच्छाई शक्ति का करेगा क्या? भला इच्छाई शक्ति नागों के अलावा और किसके काम आ सकती है? तुम इच्छाई शक्ति के इतिहास से वाकिफ नहीं हो नागराज। इच्छाई शक्ति ना तो नागों द्वारा पैदा की गई है, ना ही इसका मकसद नागों को रूप बदलने की शक्ति देना था। एक पुरानी कहानी है, पता नहीं सत्य या कल्पना। अयोध्या के एक राजा थे शंकु, जिन्होंने महाराज विश्वामित्र की बहुत सेवा की। खुश होकर महर्षि विश्वामित्र ने सशरीर स्वर्ग भेजने का आश्वासन दे डाला। महाराजा शंकु स्वर्ग की तरफ चले तो जरूर, लेकिन सप्तर ऋषियों को यह कार्य गलत लगा, और इसलिए उन्होंने स्वर्ग के देवता इंद्र की मदद से शंकु को वापस धरती पर खींचने की चेष्टा की। शंकु गिरने लगा तो विश्वामित्र ने अपनी तप शक्ति से उनको हवा में रोक लिया। उसके बाद विश्वामित्र ने शंकु को ऊपर स्वर्ग की तरफ भेजने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। शंकु अब हवा में लटके हुए त्रिशंकु बन चुके थे, और अपनी इस असफलता से विश्वामित्र इतने क्रोध हुए कि उन्होंने अपनी तप शक्ति से उस शक्ति को बुला भेजा जिससे ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की थी, और वह शक्ति थी इच्छारी शक्ति। उस शक्ति से विश्वामित्र त्रिशंकु के लिए एक नए स्वर्ग की रचना करने लगे। कहते हैं कि नारियल और भैंसे जैसी वस्तुएं उस समय विश्वामित्र ने ही रची थीं। विश्वामित्र के इस प्रयास से सृष्टि कांप उठी। तब देवों ने ऋषियों के साथ एक साथ जाकर विश्वामित्र को समझाया और उसे नई सृष्टि की रचना रोक देने की प्रार्थना की। विश्वामित्र ने सृष्टि का काम रोक दिया, लेकिन अब इच्छा शक्ति को बुला चुके थे, उसको वापस नहीं भेज सकते थे। इसलिए उस शक्ति को उन्होंने अपने एक परम शिष्य नाग शिष्य के हवाले कर दिया, और उस इच्छा शक्ति को नाग पीढ़ी दर पीढ़ी धारण करते चले गए। और यही शक्ति उनको रूप बदलने की क्षमता भी देती है। पर सच तो यह है कि इस शक्ति से कुछ भी बनाया जा सकता है, अद्भुत शक्तियों का निर्माण भी किया जा सकता है। समझा? यानी अगर इस शक्ति का किसी ने दुरुपयोग किया तो पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती है। पर त्रिशंकु का क्या हुआ? त्रिशंकु स्वर्ग तो नहीं जा पाए, और उन्हें चढ़ के कारण पृथ्वी पर भी आने से मना कर दिया।
और त्रिशंकु ने विश्वामित्र के पीछे हट जाने के प्रति किया गया विश्वासघात माना। तब से स्वर्ग और धरती दोनों लोगों के खिलाफ प्रतिशोध की भावना लेकर दोनों लोगों के बीच में लटका हुआ है। इंद्र उससे ऊपर नहीं आने देते और विश्वामित्र की तप शक्ति उसे गिरने नहीं देती। कहीं ये काम त्रिशंकु का तो नहीं है? हो सकता है कि वह ही इच्छाधारी शक्ति चुराने का काम कर रहा हो। यह नहीं हो सकता नागराज, क्योंकि पहले तो हमको यह नहीं पता कि त्रिशंकु कोई है भी या नहीं, और अगर है भी तो विश्वामित्र के शाप के कारण धरती पर आ नहीं सकता। वैदाचार्य के दोनों ही अनुमान एकदम गलत थे, क्योंकि त्रिशंकु मौजूद भी था और वह धरती पर आ भी चुका था। अब मुझे तुझसे लड़ने में आसानी होगी कालदूत। ओहो, तूने इच्छाधारी शक्ति को भारी मात्रा में प्राप्त किया है त्रिशंकु, वरना तू ये रूप धारण करने में सफल नहीं हो सकता था। अब तेरी शक्ति तेरी मौत का कारण बनेगी कालदूत। सुना था कि तूने विश्वामित्र से कई शस्त्र कलाएँ सीखी हैं, दिखा मुझे उनका नमूना। देखना है तो देख जड़ शक्ति का वार। छः हो जाने के बाद भी तू शस्त्र चलाना तो दूर, हाथों को हिला भी नहीं पाएगा। अब तू मेरा कैदी बनेगा शंकु, और तू वापस शून्य में तैरेगा जहाँ से तू आया था। कालदूत का सारा ध्यान त्रिशंकु पर था, जबकि त्रिशंकु कालदूत का ध्यान बटाकर इच्छाधारी शक्ति से एक नई मुसीबत का निर्माण कर रहा था। आहा, ये इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके नए प्राणियों के सृजन के लिए कर रहा है। असावधान कालदूत पलक झपकते 3 भागों में बट गए। लेकिन अब त्रिशंकु जड़ हो गया और अब वह इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। और मेरी इच्छाधारी शक्ति से बने इस प्राणी को नष्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो इससे लड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे तो सिर्फ अपनी इच्छाधारी शक्ति का द्वार खोलकर इसकी शक्ति खींच लेना है, और फिर ये अपने प्राणी को अपने आप नष्ट हो जाएगा। लेकिन उस पर अमल करना इतना आसान नहीं था। आहा, मुझ पर वार हो रहा है, मेरी इच्छाधारी शक्ति को कोई खींच रहा है, पर कौन? त्रिशंकु, पर ये तू कैसे कर पा रहा है? तुझे तो मैं जड़ कर दिया था, और तेरा मेरी शक्ति से बचने का कोई सवाल ही नहीं था। त्रिशंकु का शरीर अभी भी जड़ है कालदूत। अब तो इस शरीर को मैं अपनी मर्जी से चला रहा हूँ। मेरी मदद से करने का शुक्रिया कालदूत। लड़ाई अभी भी कालदूत का पल्ला भारी हो रहा था, तो कभी त्रिशंकु का। पूरा नागदीप इस युद्ध का नतीजा जानने को बेताब था। कुछ नज़र नहीं आ रहा कि पहाड़ी के ऊपर क्या हो रहा है। इच्छाधारी नागों के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि नतीजा जल्दी सामने आया। नागदीप के इच्छाधारी नागों, मैंने नागदीप के विनाशक को तो काबू कर लिया, परंतु मैं ज़्यादा देर ऐसा नहीं कर सकता। और फिर ये होश में आकर तुम सबकी इच्छाधारी शक्ति को चुराने का प्रयत्न करेगा, और इस स्थिति से बचने का एक ही तरीका है, तुम सब अपनी इच्छाधारी शक्ति को फिलहाल मुझको सौंप दो, और इस शक्ति की मदद से मैं इस इच्छाधारी चोर को ही नष्ट कर दूंगा। महात्मा का सुझाव उत्तम है। ऐसे हमारी इच्छाधारी शक्ति बच भी सकती है, और महात्मा की शक्ति बढ़ भी सकती है। ठीक है महात्मा, हम अपनी इच्छाधारी शक्ति आपको देते हैं। नागदीपवासी तेजी से सर्प रूप में बदलकर अपनी इच्छाधारी शक्ति महात्मा कालदूत को भेजने लगे। लेकिन शक्ति का वह भंडार कालदूत तक पहुंच नहीं पाया। यह क्या, इच्छाधारी शक्ति मुझसे दूर जा रही है? कौन खींच रहा है इसे मैं खींच रही हूँ। नागों की कोई भी शक्ति राजदंड का आदेश नहीं टाल सकती। तुम मेरा नाम तक नहीं जानते, क्योंकि तुम कालदूत नहीं हो। कालदूत के वेश में त्रिशंकु हो, और मैं हूँ राजकुमारी विसर्पी। ठीक समझी। और कालदूत शक्ति खींचने के बाद अब मेरे पास इतनी शक्ति है कि तुझसे तेरी इच्छाधारी शक्ति जबरन खींच सकूं। पहले अपनी इच्छाधारी शक्ति की चिंता कर, उसके बाद में राजदंड में भरी इच्छाधारी शक्ति से को बचाने की कोशिश करना। ओह, ये सचमुच इच्छाधारी शक्ति को मुझसे खींच रहा है, और मुझे शक्ति को बचाना होगा। पर कैसे बचाऊं इस शक्ति को? नागराज, हाँ नागराज ही अब मेरी आखिरी उम्मीद है। मुझे नागराज के पास पहुंचना होगा, और उसके पास पहुंचने के लिए मुझे इच्छाधारी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। भागे कहा नागिन, इच्छाधारी शक्ति मेरी है, और मेरी संपत्ति लेकर कोई भाग नहीं सकता। विसर्पी पर मंडरा था खतरा अभी टला नहीं था। फर्क सिर्फ ना था, अब यह खतरा विसर्पी के साथ साथ नागराज और महानगर पर भी मंडराने वाला था। महानगर 1.5 करोड़ इंसानों की एक ऐसी बस्ती जहाँ पर दूसरों को तो क्या, कई बार इंसानों को अपना ही पता नहीं लग पाता। और वह इसलिए क्योंकि हर इंसान काम में इतना मशगूल है कि उसको चिंता करने का भी समय नहीं मिलता। आज इतनी जल्दी ऑफिस कैसे आ गए राज? बड़ी मुश्किल से थोड़ा समय मिला है भारती, कुछ रिपोर्ट टाइप करनी है, सोचा आज ही निपटा दूँ। करो, तुम्हारे लिए तो 100 पेज टाइप करना भी 10 मिनट का काम है। नाग शक्ति जो है तुम्हारे पास। भारतीय का कहना एकदम सही था। आम इंसानों तो 10 उंगलियों से टाइप करते हैं, लेकिन नागराज के पास तो 50 उंगलियां थीं। हो गया, बस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल देता हूँ। लेकिन प्रिंटर चालू होता ही, ओ माय गॉड, ये क्या?
तुम तुम यहाँ पर विसर्पी, वह भी इच्छाधारी रूप में राजदंड के साथ, और तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? घर पर क्यों नहीं चली आई? क्योंकि मैं तुम्हारे तिलिस्मी घर में घुसने का मजा चख चुकी हूँ। दोबारा ऐसा खतरा मोल लेना मेरे लिए सही नहीं समझा, इसलिए ऑफिस में ही छुपकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और छुपने के लिए तुमको यही जगह मिली थी? खैर छोड़ो, ये बताओ तुमको मुझसे मिलने की क्या जरूरत आ पड़ी, और वही छुपकर मिलने की? नागदीप पर एक बड़ा संकट आया हुआ है नागरा। नागदीप बर्बाद हो चुका है। सुबह महात्मा कालदूत तक शक्तिहीन हो चुके हैं। पर कैसे विसर्पी, कैसे विसर्पी नागरा जो घटनाक्रम सुधारती चली गई? त्रिशंकु, मुझे शक तो हुआ था, पर अब मुझ शक यकीन में बदल चुका है। त्रिशंकु को इच्छाधारी शक्ति वापस करनी होगी। यह शक्ति ना तो पहले कभी उसकी थी और ना कभी होगी। मुझे त्रिशंकु को ढूंढना होगा। त्रिशंकु खुद विसर्पी की तलाश में नागराज के पास आ पहुंचा था, या यूं कहें कि त्रिशंकु के शरीर में मौजूद सीथ्रू महानगर पर खतरा बनकर मंडरा रहा था। उफ, यहाँ पर तो आबादी आबादी है। इस आबादी में एक नागिन को ढूंढना तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। ओह, समझ में आ गया तरीका। मैं उस नागिन को नहीं बल्कि इच्छाई शक्ति को ढूंढूंगा। मेरी इच्छाई शक्ति उस राजदंड में मौजूद शक्ति को ढूंढेगी। वैसे भी मुझको यहाँ नागिन से नहीं, राजदंड से काम है। जा इच्छाई शक्ति और ढूंढ अपनी जैसी उस शक्ति को जो इस नगर में कहीं पर छुपी हुई है। इच्छाई शक्ति महानगर में चारों तरफ फैलने लगी, और वह जिस वस्तु को छू लेती थी उस वस्तु को नया रूप दे देती थी। प्रकाश की गति से फैलती अद्भुत इच्छाई शक्ति महानगर में विनाश का एक तांडव को जन्म दे दिया। तबाही का नया दौर शुरू हो चुका था। और ऐसी किसी खबर को सबसे पहले मिलती है भारतीय न्यूज़ चैनल को। राज दरवाज़ा खोलो, महानगर में अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। ये तो निशा है, तुम कहीं छुप जाओ विसर भी, लेकिन अब प्रिंटर में घुसने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है निशा, क्या मुसीबत आ गई महानगर में? कांटों को पर लग गए हैं राज। बिल्डिंगें एक दूसरे को बॉक्सरों की तरह आपस में लड़ रही हैं। चलो, हमको न्यूज़ कवर करना है। तुम किसी कैमरामैन को लेकर घटनास्थल पर पहुंचो, निशा में पीछे आता हूँ। ओके राज, पर फटाफट आना। इच्छाधारी शक्ति यहाँ तक कहाँ पहुँची है विसर्पी? ये त्रिशंकु की शक्ति है जो मुझे ढूंढती हुई यहाँ तक आई है, और अब ये मेरे राजदंड में भरी हुई नागदीप के सभी नागों की इच्छाधारी शक्ति को खींच रही है। मैं इसको रोक नहीं पा रही हूँ। इस इच्छाधारी शक्ति को बचाने का एक तरीका नागरा, तुम राजदंड में भरी इच्छाधारी शक्ति को धारण कर लो। एक बार तुम ऐसा पहले भी कर चुके हो नागराज। इच्छाधारी शक्ति का बहाव। ठीक है विसर्पी, मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले जब मैंने ऐसा किया था तो नावों की थोड़ी थोड़ी इच्छाधारी शक्ति धारण की थी, लेकिन नावों की पूरी इच्छाधारी शक्ति को मैं धारण कर पाऊंगा या नहीं, इसके दबाव में फट भी जाऊंगा, ये मुझे नहीं पता। मैं नागराज के रूप में आता हूँ, फिर देना मुझे इच्छाधारी शक्ति। इच्छाधारी शक्ति का बहाव नागराज की नसों में दबाव को मारने लगा और नसें फटने को बेताब होने लगी। सर दर्द से फटने लगा, लेकिन नागराज ने ठान ली थी कि अब इस पार या उस पार, और जो इंसान ये ठान लेते हैं वे अक्सर मुसीबत का सागर पार करके ही उस पार ही उतरते हैं। त्रिशंकु के शरीर में साथ सीथ्रू की भी इच्छाधारी शक्ति का पीछा करता हुआ भारतीय कम्युनिकेशन की इमारत तक पहुंच चुका था। इसी भवन के अंदर है वह नागिन। अभी इसको बाहर निकालने का इंतजाम करता हूँ। इच्छाधारी शक्ति इमारत का रूप तेजी से बदलने लगी और इसके अंदर से ऑफिस कर्मी झरने की तरह बाहर निकलने लगे, लेकिन अचानक ऑफिस कर्मियों की बाहर थम गई। आहा, भवन के मुंह में कुछ अटक रहा है। यह ज़रूर वही नागिन होगी जो बाहर निकलना नहीं चाहती। इसको ताकत लगाकर बाहर खींचना होगा। ताकत लगी, लेकिन आज बाहर आने वाला शख्स विसर्पी नहीं, नागराज था। नागराज, तू यहाँ पर कैसे आ गया? तुम मेरे बारे में जानते हो? जरूर नागदीप के सरपों ने तुमको मेरे बारे में पता चला हुआ। चलो, अच्छा ही हुआ, मुझे परिचय देने की तकलीफ़ नहीं करनी पड़ी। ओ, नागिन ने तो राजदंड की इच्छाधारी शक्ति तुझको दे दी है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह शक्ति तो मैं तुझसे ले लूँगा। ये शक्ति तुमको वापस करनी होगी त्रिशंकु। ये तुम्हारी नहीं, नागों की अमानत है। ये शक्ति विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए, मेरा मतलब मेरे लिए मंगाई थी, और अब मैं इस शक्ति से एक नई सृष्टि की रचना करूँगा जिसका भगवान मैं आऊँगा। मेरी पूजा करेंगे लोग, और ये सृष्टि यहीं बनेगी, इसी धरती पर। तभी ये तुम क्या कह रहे हो सीथ्रू? इस शक्ति की मदद से तो हमको स्वर्ग को जीतना है। स्वर्ग में जाना हमारा पहला लक्ष्य है। इच्छाधारी शक्ति को यहाँ पर व्यर्थ मत करो। तू होश में तो आ गया था शंकु, लेकिन कालदूत के वार के कारण तू हमेशा जड़ अवस्था में रहेगा। इसलिए तू तमाशा देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए चुपचाप तमाशा देख। अरे, जब मैं यहीं पर भगवान बन सकता हूँ तो मैं स्वर्ग पर चढ़ाई करने का खतरा क्यों मोल लूँ? धोखा।
अब मैं नई सृष्टि की रचना करूँगा और इसके लिए मुझको इस मौजूद सृष्टि को हटाना होगा। जब नया भगवान आ रहा है तो पुराने भगवान का यहाँ पर भला क्या काम। भगवान नहीं, शैतान है तू, और शैतानों को नागराज कभी कामयाब नहीं होने देता। तू इच्छारी शक्तियों छोड़ और मैं उसको सोखता जाऊँगा, और फिर तू कैसे बचाएगा अपनी नई सृष्टि। मैंने कह तो दिया है, पर यह करना मुश्किल लग रहा है। मेरा शरीर शायद और ज़्यादा इच्छारी शक्ति नहीं संभाल पाएगा, फट जाऊँगा मैं, और पर यह सृष्टि तबाह करता रहेगा। क्या करूँ मैं इसको रोकने के लिए। सिर्फ बातें मत कर नागराज, शक्ति को सोख कर भी दिखा। यह शक्ति कालदूत की इच्छाई शक्ति है। तेरे पास सभी नागों की जितनी इच्छाई शक्ति मिलाकर है, कालदूत की अकेली इच्छाई शक्ति उससे भी ज़्यादा है। तू शक्ति को सोख कर फट जाएगा, पर ये शक्ति कम नहीं होगी। अब मैं और इच्छाई शक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। चारों तरफ सृष्टि तेजी से बदल रही थी। एक तरीका है, अगर ये अपनी इच्छाई शक्ति के प्रयोग से सृष्टि बदल रहा है तो मुझे भी अपनी सृष्टि इच्छाई शक्ति की मदद से सृष्टि को वापस अपने रूप में लाना होगा। तू इच्छारी शक्ति का प्रयोग करके अच्छा कर रहा है नागराज। अब मैं तेरी इच्छारी शक्ति को सूखता रहूँगा। ला और शक्ति मुझे दे। बाहर उल्टा पड़ गया। मेरी इच्छारी शक्ति को यह पानी की तरह पीता जा रहा है, और महानगर उसके निवासियों का रूप तेजी से बदलता जा रहा है। इसके लड़ने का तरीका बदलना पड़ेगा, इसको भ्रम में डालना होगा। सोडांगी, तुम तुरंत भारती के पास जाओ और उससे कहना कि वह दादा वैद्याचार्य की मदद से। नागराज सोडांगी को योजना बताता चला गया। ठीक है नागराज, तुम थोड़ी देर तक इसको संभाल के रखो। थोड़ी देर बाद, ये क्या हो रहा है। मेरी इच्छा शक्ति के प्रयोग के बावजूद ये इमारतें अपने वास्तविक रूप में आ रही हैं। मेरे बनाए गए प्राणी भी इंसानों के रूप में बदल रहे हैं। कैसे। ये तिलिस्मी शक्ति है। शक्ति के द्वारा भी नई वस्तुओं की रचना कर सकती है। ये शक्ति ही तुम्हारी इच्छा शक्ति को काट रही है, और अब मैं भी इच्छा शक्ति से तेरा रूप धारण करूँगा। फिर मेरी शक्ति तेरी शक्ति के बराबर हो जाएगी, और फिर होगा तेरा अंत। ये क्या, मेरा शरीर तो जड़ हो गया। मैं किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा रूप भी बदल रहा है। तिलिस्मी गद्दे ने तुमको बचा लिया नागराज, पर तुमको क्या हुआ। ये तो जड़ हो गया है। इसके गले से तो आवाज़ तक नहीं निकल रही है। उफ, अब ना तो मैं इसकी इच्छाई शक्ति को खींच सकता हूँ, और ना ही तिलिस्मी शक्ति के कारण नई सृष्टि बनाने का काम शुरू कर सकता हूँ। यह करने के लिए मुझे नागराज के शरीर में मौजूद इच्छाई शक्ति चाहिए, और वह तब शायद मैं तिलिस्मी शक्ति का प्रयोग को भी चुनौती दे सकूं। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ। लेकिन इसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। नागराज पर नज़र रखनी पड़ेगी। नागराज एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था। नागराज को क्या हो गया है। यह अच्छा ही रूप बदलते ही जड़ावस्था में कैसे आ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा विसर्पी। मुझे पता है कि यह जड़ावस्था में जड़ शक्ति मेरे वार से पैदा हुई है। महात्मा कालदूत, आप यहाँ कैसे हैं। मुझे अपनी शक्ति वापस पाने के लिए त्रिशंकु के पीछे तो आना ही था। लेकिन यह जड़ शक्ति का प्रयोग मैं त्रिशंकु पर ही किया था, और उस पर तो उसका असर हुआ ही नहीं। फिर नागराज पर इस शक्ति का असर कैसे हो गया। नागराज ने उसका रूप धारण किया था। ओहो, उसका रूप लेने से इसकी शक्ति वापस उस पर चढ़ा वार का असर भी नागराज के ऊपर आ गया। मैं अभी अपना वार वापस लेता हूँ, फिर नागराज सामान्य हो जाएगा। नागराज सामान्य तो हो गया, लेकिन सोचना यह है कि आपका वार असरदार था महात्मन, तो उसका असर त्रिशंकु पर भी हुआ होगा, पर वह ऐसा नज़र क्यों नहीं आया। तुम्हारा मतलब है कि जो दिख रहा है वह सच नहीं है। हाँ, अगर मेरा शरीर जड़ हो सकता है, त्रिशंकु का शरीर भी अवश्य जड़ हुआ होगा, और अगर उसका शरीर तब भी हरकत में था, इसका एक ही अर्थ है, उसका शरीर कोई और चला रहा था। कोई और, तुम्हारा मतलब कि त्रिशंकु के शरीर में कोई और घुसा हुआ है। पर मैंने उससे बात की है, उसकी शक्ल जरूर बदली हुई है, लेकिन वह त्रिशंकु ही है। मैं धोखा नहीं खा सकता। एक शरीर में दो प्राणी हो सकते हैं महात्मा कालदू, जैसे मेरे शरीर में लाखों प्राणी रहते हैं। हो सकता है त्रिशंकु तो धरती पर आ ही नहीं सकता, लेकिन अगर उसके शरीर में कोई और प्राणी नहीं है तो त्रिशंकु का शरीर धरती पर आ सकता है। प्राणी है तो त्रिशंकु का शरीर धरती पर आ सकता है। और उसका चेहरा किसका है, इसका मुझे अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि उस शक्ल के पहले एक शख्स ने भी मेरी इच्छा शक्ति चुराने की कोशिश की थी। हम लड़कर त्रिशंकु से जीत नहीं सकते, लेकिन मेरे पास एक योजना है इस मुसीबत को ख़त्म करने की। सुनिए। योजना बनने लगी, लेकिन दुश्मन की स्थिति भी मजबूत हो रही थी। कालदूत द्वारा अपना शरीर जड़ वापस किए जाने के बाद त्रिशंकु भी मुक्त हो गया था। आहा, मैं इस अवस्था से बाहर आ गया शत्रु। अब मैं तुझे दगा करने का दंड दूंगा। मत भूलो, तुम मेरे कारण ही पृथ्वी पर वापस आ पाए हो त्रिशंकु।
मुझे दंड देने के बाद तुम भी यहाँ पर नहीं रह पाओगे। ठीक है, ये बहस हम बाद में करेंगे। अब नागराज को ढूंढो, अब हम उससे शक्ति खींच सकते हैं। नागराज को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, नागराज ही तुमको ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया है। तू फिर चलने फिरने लायक बन गया नागराज। अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब मेरा मतलब मेरी शक्ति बढ़ गई है। अब तू अपनी इच्छा शक्ति को खींचने से नहीं बचा सकता, और एक बार तेरी इच्छा शक्ति मुझे मिल गई तो फिर ना तो सामने तिलिस्मी शक्ति ठहर पाएगी, ना ही देव शक्ति। धड़ाक। तुझको हराने के लिए मेरी नाग शक्ति काफ़ी है। देख पर नागराज का प्रलयंकारी इच्छाधारी रूप। इच्छाधारी रूप सिर्फ तू ही नहीं, मैं भी धारण कर सकता हूँ नागराज। पर तू ये याद रखना कि जितनी ज़्यादा शक्ति का तू इस्तेमाल करेगा उतना ही मुझको फ़ायदा पहुँचेगा। देख, तू तो इच्छाधारी रूप ही धारण कर सकता है, लेकिन मैं इच्छाधारी प्राणी पैदा कर सकता हूँ, और इनको तू बगैर इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग किए नहीं मार सकता। आहा, सचमुच इन प्राणियों से सिर्फ नाग शक्ति के बल पर जीत पाना असंभव है। चिंता मत करो नागराज, इससे निपटने के लिए नागू, शीतनाग और सोडांगी अभी भी मौजूद हैं। तभी नागराज, मैंने तुम्हारी समस्या का हल ढूंढ लिया है। इस समस्या का हल ये तिलिस्मी यंत्र है। वाह, पर यह तिलिस्मी यंत्र काम कैसे करता है? कैसे करेगा मेरी मदद? इस तिलिस्मी यंत्र को तुम अपनी गर्दन में पहन लो, फिर तुम बेहिसाब इच्छाधारी शक्ति सोख सकोगे, लेकिन तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति को कोई नहीं छीन पाएगा। वाह, दीजिए मुझे यंत्र, इसको मैं भी पहनता हूँ। नहीं नागराज, ऐसा मत करना। क्यों विसर्पी? मुझे लगता है कि यह नकली वैदाचार है। त्रिशंकु ने इसको अपनी इच्छाधारी शक्ति की मदद से बनाया है। इस यंत्र को पहनने से तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति जरूर त्रिशंकु को मिल जाएगी। ऐसा नहीं है विसर्पी, इच्छाधारी शक्ति से बने किसी प्राणी को मैं तुरंत पहचान सकता हूँ। ये असली वैदाचार हैं। ठीक है, पर जांच करनी ज़रूरी है। तुम ये यंत्र पहनकर मेरी इच्छाधारी शक्ति को खींचने की कोशिश करो। अगर ऐसा हो गया तो ये यंत्र असली है, वैदाचार असली है, वरना मैं इस यंत्र को तुरंत तोड़कर तुमको आज़ाद कर दूंगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस खतरे में पड़ जाऊंगा। मुझे इस जांच पर नज़र रखनी होगी। जांच का नतीजा तुरंत ही सामने आने सबको चौंकाने वाला था। अरे नागराज उस नागिन की इच्छाधारी शक्ति को उसके प्रतिरोध के बावजूद आराम से खींच रहा है। मुझे तिलिस्मी यंत्र को किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा। अगले ही पल नागराज की गर्दन पर अटका यंत्र खिंच गया, लेकिन वह यंत्र नागराज से ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। भीषण इच्छाधारी शक्तियों से युक्त दो प्राणियों में रस्साकसी शुरू हो गई। सवाल जिंदगी और मौत का था, और दांव पर लगी थी पूरी सृष्टि। आहा, उम्फ 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 उम्फ। लेकिन नागराज की शक्तियाँ थोड़ी सी कमज़ोर थीं, और तिलिस्मी यंत्र को थामे रखना अब नागराज के लिए संभव होता जा रहा था। नहीं, उसकी हाथों की पकड़ खुली होती जा रही थी, और बिना कोई वक्त गवाए त्रिशंकु ने वह यंत्र अपने गले में डाल दिया। हा, तूने मेरी विजय का हार खुद ही मेरी गर्दन में डाल दिया नागराज। अब यह हार तेरी हार बनेगा। मेरी हार क्यों बनेगा? तुम्हारे गले में तो तुम्हारी हार भी बनेगा ना। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे शरीर से अलग क्यों रहा हूँ विसर्पी? त्रिशंकु, मुझे कुछ नहीं पता। सीथ्रू, अगर पता नहीं है तो मुझसे सुन ले। ये तिलिस्मी यंत्र इच्छाधारी शक्ति नहीं खींचता, बल्कि एक शरीर में घुसे दो या दो से ज़्यादा प्राणियों को अलग कर देता है। इसका तुमने विसर्पी के ऊपर जो असर देखा था वह सिर्फ तुमको दिखाया गया एक नाटक था। विसर्पी अपनी शक्ति स्वेच्छा से मुझे दे रही थी। तुझे कैसे पता चला कि मेरे शरीर में एक और प्राणी भी है? और सीथ्रू मेरे शरीर से निकलते ही मैं फिर से पृथ्वीलोक से दूर शून्य में लटकने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इच्छाधारी शक्ति पृथ्वी पर ही होने के कारण त्रिशंकु के साथ नहीं जा पाई और मेरे शरीर में रह गई, और मैं इतनी इच्छाधारी शक्ति का दबाव नहीं सह सकता। त्रिशंकु के अंतरिक्ष में ओझल होने के साथ ही सीथ्रू का इच्छाधारी शक्ति से बना शरीर एक बार फिर फट पड़ा था, और नागों से चुराई सारी इच्छाधारी शक्ति वापस नागों के पास पहुंच गई थी, और नागद्वीप एक बार फिर से आबाद हो गया था। तुम्हारी योजना ने तो नागों को एक नई जिंदगी दी है नागराज, वरना नागों का अस्तित्व तो नष्ट होने के कगार पर पहुंच गया था। इसमें अगर वैदाचार्य की तिलिस्मी शक्ति ने मदद न की होती तो अवश्य ऐसा होता महात्मन, लेकिन खतरा भी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है। त्रिशंकु अभी भी सही सलामत है, और सीथ्रू भी, और वे बगैर इच्छाधारी शक्ति पाए चैन से कभी नहीं बैठेंगे। समाप्त। तो दोस्तों, ये नागराज की शानदार इच्छाधारी चोर कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।